हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल। वंस अगेन स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट लाइव लेक्चर। चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 6 लेक्चर्स वी हैव कंप्लीटेड। नर्वस टिश्यू, नर्व फिजियोलॉजी, किस तरह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, कंडक्ट होती है। उसके बाद फिर बच्चों हमने स्टार्ट करा था सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमें पढ़ना होता है। ब्रेन में 3 पार्ट्स हमने देखे थे बच्चों एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कि किस तरह से उनका डेवलपमेंट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का। फोर ब्रेन वाला कंप्लीट पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें 3 स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े थे। सेरिब्रम पढ़ा था बच्चों, ऑल्फैक्टरी लॉब्स पढ़े थे और डायंसेफ्लोन पढ़ा था, जिसमें अगेन 3 पार्ट्स थे, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। आज के लेक्चर में बच्चों हम ब्रेन वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। आज जो 2 पार्ट्स बच रहे हैं ब्रेन के, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। उसके पहले जो बच्चे मेरे साथ, मेरी टीम के साथ, हमारे साथ जुड़कर अपनी नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई उनका भी जो डॉक्टर बनने का ड्रीम है वो एक ही अटेम्प्ट में मेरी तरह पूरा हो, एक अच्छी रैंक के साथ वो भी डॉक्टर बन के सोसाइटी को सर्व कर सके। तो बच्चों उसके लिए बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे और हमारे साथ मिलकर यदि तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 काम करने हैं। प्ले स्टोर से बच्चों हमारी जो बायोलॉजी लर्निंग ऐप है सोचिंग, SOCHING, इसको डाउनलोड कर लो। दूसरा काम, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर कंप्लीट एकेडमिक कंटेंट आपको मिल जाएगा। जो नोट्स हैं बच्चों, टेस्ट हैं, वो आपके ऐप पे मिल जाते हैं। और तीसरा काम करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहां का लिंक कहां से मिलेगा, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, अपने बायोलॉजी डाउट्स भी पूछ सकते हो बच्चों। स्टार्ट करते हैं। मिड ब्रेन, फोर ब्रेन कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों अपन। मिड ब्रेन की यदि हम बात करें बच्चों, तो ऑलरेडी जो डायग्राम आपको एनसीईआरटी ने दे रखा है, सभी चैप्टर्स के अंदर मैं वही डायग्राम्स यूज करता हूं जो आपको एनसीईआरटी में गिवन होते हैं। उसका रीजन भी मैं आपको बता चुका हूं बच्चों। यदि नीट में कोई भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम का सोर्स एनसीईआरटी ही होगी। एनसीईआरटी से ही डायग्राम लेगा एनटी और वहीं से फिर क्वेश्चन बनाएगा। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स हैं उनकी लेबलिंग आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, उनके सारे पार्ट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। एटलीस्ट जो जो पार्ट्स एनसीईआरटी ने लेबल कर रखे हैं वहां पर, वो अच्छे से याद कर लेना बच्चों कि कौन से पार्ट की लेबलिंग। क्यों? ज्यादातर डायग्राम्स क्लियर नहीं है बच्चों, है ना, क्लैरिटी बहुत कम होती है, तो वहां पर ये डिस्क्रिमिनेट नहीं होता कौन सा पार्ट कौन सा है। लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है कि भाई यहां से इस पार्ट से निकल के यदि कोई एरो लगा रखा है एनसीईआरटी ने और वहां पे एक लेबलिंग मेंशन कर रखी है, तो फिर वो लेबलिंग आपको याद होनी चाहिए। वो गलत है, सही है, ज्यादा दिमाग अभी नहीं लगाना। एनसीईआरटी ने यदि कुछ लिख रखा है वहां पर और यदि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आए तो वही लेबलिंग कंसीडर की जाएगी बच्चों। ठीक है, मिड ब्रेन की बात करते हैं। तो मिड ब्रेन को भी समझने के लिए कि इसकी लोकेशन क्या होती है, हम एनसीईआरटी का ही डायग्राम यूज करेंगे। ये डायग्राम बच्चों आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। लास्ट लेक्चर जिसमें हमने फोरब्रेन पढ़ा था वहां भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। ये हमारा पूरा सेरेब्रम वाला पार्ट है बच्चों। इस जगह मैंने आपको बताया था कि किसकी लोकेशन होती है, ऑल्फैक्टरी लॉब की लोकेशन होती है बच्चों। और ये जो बीच में पार्ट दिख रहा है बच्चों आपको, दिस इज व्हाट, दिस इज डायंसेफ्लॉन, जो सेरिब्रम के डीप वाले पार्ट में होता है। हम कह सकते हैं सेरिब्रम ऊपर है बिल्कुल, जो ट्री की कैनोपी होती है ना, एक पेड़ का ऊपर का जो घना भाग होता है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे यदि हम आएंगे तो वहां डायंसेफ्लॉन है। और उस डायंसेफ्लॉन के जस्ट और नीचे आप आओगे बच्चों, तो ये डायंसेफ्लॉन। तो ये क्या है बच्चों, हम दूसरे कलर से इसको मार्क कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है बच्चों, दिस इज योर मिड ब्रेन, ये आपका मिड ब्रेन है बच्चों, है ना। उसके बाद फिर ये वाला पार्ट कौन सा है बच्चों, दिस इज पोन्स। इसके बाद फिर ये वाला पार्ट कौन सा है बच्चों, दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। और पोन्स के पीछे कौन सा भाग है बच्चों, दिस इज सेरिबेलम। अभी इन सब के बारे में आज के लेक्चर में ही हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हमारा फोकस कहां रहेगा भाई, इस वाले पार्ट पे रहेगा, विच इज आर मिड ब्रेन। ये हमारा मिड ब्रेन है बच्चों, ठीक है। तो ये जो पूरा पार्ट है, देखो ये पूरा डायंसेफ्लॉन है और ये पूरी जो अपनी बॉर्डर है, ये अपन जो यहाँ पर मैंने इस कलर से बनाया, इसको थोड़ा सा और अपन प्रॉपर्ली प्रिसाइज कर लेते हैं। तो ये ग्रीन पार्ट से, तो बच्चों ये वाला जो पार्ट है आपका, दिस इज व्हाट, दिस इज डायंसेफ्लॉन। और डायंसेफ्लॉन को ही ओवरलैप करता हुआ यहाँ पर जो आपको पार्ट शो कर रखा है एनसीईआरटी ने बच्चों, दिस इज योर मिड ब्रेन, है ना। दोनों की ओवरलैपिंग यहाँ पर हो रखी है। तो ये मिड ब्रेन वाला पार्ट है बच्चों आपका। यहाँ पर देखो अगेन थोड़ा सा एरो ऊपर ले जा रखा है एनसीईआरटी ने, गलती है यहाँ पर। जो मिड ब्रेन वाला पार्ट है बच्चों मेनली वो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना। ये वेंट्रल पार्ट है और ये डोर्सल पार्ट है। बीच में जो आपको डक्ट यहाँ पर बता रखी है, जो यहाँ पर आप नहीं देख पाओगे, से बात यही है, मैंने आपको बोला था ना। तो देखो वैसे यदि आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से देखो बच्चों, तो मैं आउटलाइन कर रहा हूं इस डक्ट को, ये। तो ये जो दोनों लाइंस के बीच में एक डक्ट है बच्चों, ये भी मिड ब्रेन के बीच में होती है, जिसको हम कहते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट। तो ये जो लेबलिंग्स है एनसीईआरटी के डायग्राम्स की, अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम होता है कि ये
हम पता कर पाए कि भाई कौन सा एरो कौन से पार्ट में, क्योंकि क्लैरिटी बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि आपको ये सारी चीजें भी बताता जाऊं बच्चों। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये लोकेशन, अभी सिर्फ लोकेशन याद रख लो कि भाई मिड ब्रेन जो है वो सेरेब्रम, सेरेब्रम के बाद ये जो आपको लाइट ब्लू कलर का डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर पार्ट दे रखा है डायग्राम में, वो डायंसेफ्लोन, डायंसेफ्लोन के जस्ट नीचे जहां पर ये एक नेरो डक्ट है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, दिस इज योर मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के नीचे पोन्स, देन मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे फिर स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू कर रही है बच्चों, पोन्स वाले भाग के पीछे सेरिबेलम है, ऊपर ये पूरा सेरिब्रम है, आगे ओल्फैक्टरी लोब्स होते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं मिड ब्रेन पे। तो लोकेशन क्या होगी बच्चों, इट इज प्रेजेंट बिलो डायंसेफ्लोन। डायंसेफ्लोन जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, रूफ, एपिथैलेमस, वॉल्स, थैलेमस, फ्लोर, हाइपोथैलेमस। फिर बच्चों डोर्सल पार्ट कंटेन्स 4 सॉलिड ऑप्टिक लोब्स। अब ये डोर्सल वेंट्रल पार्ट कौन से हैं भाई मिड ब्रेन के? ठीक है, अभी जो हमने डायग्राम देखा वो तो अपन यदि ऐसे खड़े हुए, लेटरल खड़ा हुआ हूं मैं, ऐसे काट दूं मेरे ब्रेन को, तो आपको इधर से जो साइड व्यू दिखेगा वो था बच्चों। अब दूसरा व्यू क्या पॉसिबल है, यदि मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं बच्चों और इस तरह से यदि मैं हमारे ब्रेन को काटूं तो आपको फ्रंट के सारे पार्ट्स दिख जाते हैं। ठीक, तो अभी मान लो मैं ऐसे ही खड़ा हुआ हूं, ऊपर सेरिब्रम है, डायंसेफ्लोन है, फिर मिड ब्रेन है। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मिड ब्रेन को ऐसे काट रहा हूं, इस तरह से मैंने काटा बीच में से और ऐसे करके आपको दिखा रहा हूं, तो मुझे क्या दिखेगा, उसका कट सेक्शन या क्रॉस सेक्शन दिखेगा। अभी ऐसे था, ऐसे करके दिख रहा हूं। जब ये ऐसे था मिड ब्रेन बच्चों, तो ध्यान रखना हमारी बॉडी का ये जो फ्रंट वाला सरफेस है बच्चों, दिस इज आर वेंट्रल सरफेस, और जो बैक वाला सरफेस है बच्चों, दिस इज आर डोर्सल सरफेस, है ना, वेंट्रल डोर्सल। यदि मैंने मिड ब्रेन को काटकर ऐसे आपको दिखाया है, तो इसका जो वेंट्रल सरफेस था वो चला गया नीचे, और जो डोर्सल सरफेस था बच्चों वो चला गया ऊपर। क्लियर है? अब डोर्सल पार्ट ऑफ मिड ब्रेन में कौन सी चीजें होती है, वेंट्रल पार्ट ऑफ मिड ब्रेन में कौन सी चीजें होती है, वो किस फंक्शन से एसोसिएटेड होती है, उसके लिए एक बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम मैं ड्रॉ करके आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, तो इस डायग्राम को समझ लेंगे तो हमारा जो मिड ब्रेन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमने क्या बोला, ऐसे काटा, ऐसे करके देख रहे हैं, ऊपर डोर्सल सरफेस है इसका, नीचे की तरफ वेंट्रल सरफेस है बच्चों। हमने क्या बोला, जो डोर्सल पार्ट है बच्चों मिड ब्रेन का, यानी कि पीछे की तरफ का जो पार्ट होता है मिड ब्रेन का, वहां पर आपको क्या मिलेंगे बच्चों, 4 सॉलिड स्फेरिकल, गोल सॉलिड होंगे अंदर से, तो गोल और स्फेरिकल, मतलब गोल एंड मतलब स्फेरिकल एक ही चीज होती है, तो स्फेरिकल एंड सॉलिड स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे जिनको हम कहते हैं ऑप्टिक लोब्स, OPTIC, ऑप्टिक लोब्स बच्चों। अब यहां तो आप कहोगे सर 2 ही हैं, 4 कैसे हैं? तो देखो एक्चुअली है क्या, जब हम साइड से देख रहे थे बच्चों, साइड से देख रहे हैं मान लो, तो ये अपना ऊपर क्या हो गया बच्चों, ये हो गया अपना सेरिब्रम। ठीक है, अब इसके नीचे की तरफ यहां पर क्या है, दिस इज योर मिड ब्रेन, है ना, उसके बाद फिर पोन्स आता है, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है, पीछे सेरिबेलम है बच्चों, इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, ये मिड ब्रेन है। अब मिड ब्रेन जब हम ऐसे साइड में खड़े हैं, तो ये पीछे डोर्सल, ये वेंट्रल है बच्चों, तो ये जो डोर्सल पार्ट है, यहां पर 4 ऑप्टिक लोब्स। अब ये ऑप्टिक लोब्स कैसे हैं, एक ऑप्टिक लोब ये हो गया, इसके नीचे एक ऑप्टिक लोब, ये 2 ऑप्टिक लोब्स हो गए। अब ये जो 2 ऑप्टिक लोब्स हैं किधर के दिख रहे हैं आपको, लेफ्ट साइड वाले दिख रहे हैं। इसी तरह से यदि मैं ऐसे कर दूंगा तो इधर भी 2 ऑप्टिक लोब्स हैं बच्चों। ठीक है, तो चारों ऑप्टिक लोब्स की प्रेजेंटेशन कैसी है, 2 ऊपर, फिर 2 नीचे, 2 राइट में, 2 लेफ्ट में, उनमें भी एक ऊपर एक नीचे है, दोनों हाफ्स में। इस तरह से 4 सॉलिड स्ट्रक्चर्स है। अब जब मैं, हमने क्या करा, यहां पे क्रॉस सेक्शन लिया है बच्चों। अब यदि मैंने ये क्रॉस सेक्शन मान लो यहां से लिया, यहां से मैंने मिड ब्रेन को काटा बच्चों, इस जगह से काटा मान लो। अब जब इस जगह से काट के ऐसे करके दिखाऊंगा, तो हमें सिर्फ वही 2 लोब्स दिखेंगे ना जिनके बीच में से हमने सेक्शन लिया था, जिसके बीच में से हमने कटिंग करी थी, नीचे के 2 नहीं दिखेंगे। इसका मतलब क्या है, यहां पर जो 2 सॉलिड लोब्स हमें दिख रहे हैं, इनके नीचे भी एक एक लोब और है, इधर भी एक लोब है, इधर भी एक लोब है। इस तरह से 4 सॉलिड ऑप्टिक लोब्स होते हैं। ये ओरिएंटेशन और जो लोकेशन है कि कहां पर क्या प्रेजेंट है, समझ में आया नहीं आया बच्चों? चारों ऑप्टिक लोब्स मिड ब्रेन के पीछे वाले भाग में, यानी कि डोर्सल वाले भाग में होते हैं। उनमें से 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। अभी आपको 2 एक साइड के दिख रहे हैं, इसी तरह से 2 इनके पीछे की तरफ भी, राइट साइड में भी है बच्चों। क्लियर है यहां तक? अब ये जो ऑप्टिक लोब्स हैं बच्चों, चारों समझ में आ गए। इनको हम एक और नाम देते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। कॉर्पोरा वर्ड रेफर्स टू स्फेरिकल स्ट्रक्चर, गोल है। क्वाड्री वर्ड रेफर्स टू 4।
तो देर आर 4 सॉलिड ऑप्टिक लॉब्स, इसीलिए इनको हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना भी कहते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या हैं ऑप्टिक लॉब्स के, वो देख लेते हैं। ये सारी चीजें एनसीईआरटी ने आपको प्रॉपर्ली नहीं दे रखी है, वो शॉर्ट में निपटा कर आगे निकल लेती है एनसीईआरटी, फिर बाद में क्वेश्चन पूछ लेती है, फिर कहती है क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में से आया है, क्योंकि वर्ड तो दे रखा था बट वर्ड के बारे में डिटेल नहीं दे रखी थी, वो आप जानो, है ना। और आप भी कहते हो सर क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में से आते हैं, फिर भी निकलते नहीं है, तो इसलिए नहीं निकलते क्योंकि एटलीस्ट जो चीज एनसीईआरटी ने एक बार मेंशन कर दी है, कोई भी टर्म, तो उस टर्म के बारे में जो मिनिमम बेसिक इंफॉर्मेशन है वो तो कम से कम होनी चाहिए ना हमें, और वो भी आप नहीं लेते हो, सिर्फ एनसीईआरटी की लाइंस तक कट के रहते हो। तो जो ऑप्टिक लॉब्स है बच्चों, इनको हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना भी कहते हैं। इनमें 4 लॉब्स है, जो ऊपर के 2 लॉब्स होते हैं इनको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। क्या नाम दिया जाता है? सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। और ये जो दोनों ऑप्टिक लॉब्स होते हैं ये किस फंक्शन से एसोसिएटेड होते हैं? विजन, देखने के फंक्शन से। जो हमारी आंखों से इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जाती है बच्चों ऑप्टिक नर्व के थ्रू, वो अल्टीमेटली कहां पहुंचेगी? हमारे ऑक्सीपिटल लोब में, एसोसिएशन एरिया में। ऑलरेडी बता चुका हूं विजन के लिए विजुअल एरिया कहां होता है? ऑक्सीपिटल लोब में। ये हमने फोर ब्रेन में सेरिब्रम वाले पार्ट में बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ा था बच्चों, ठीक है। तो उस दौरान वो जो विजन से रिलेटेड इलेक्ट्रिक इंपल्सेस हमारी आईज से अल्टीमेटली हमारे सेरिब्रम के विजुअल एरिया में पहुंचती है, तो बीच में कहां से होकर जाएगी वो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस? इन ऊपर के 2 ऑप्टिक लॉब से, जिनको हम कहते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, क्योंकि ये भी विजन के फंक्शन से रिलेटेड है, इसके बिना वो पाथवे कंप्लीट नहीं होगा बच्चों। जो नीचे के 2 ऑप्टिक लॉब्स हैं बच्चों, उनको हम कहते हैं इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, और ये किस फंक्शन से एसोसिएटेड है? हियरिंग के फंक्शन से एसोसिएटेड है, सुनने के। अब यहां पर एक खास चीज क्या है बच्चों, देखो ऑप्टिक वर्ड रेफर्स टू, ऑप्टिक्स आप पढ़ते हो फिजिक्स में, तो ऑप्टिक्स वर्ड रेफर्स टू विजन, है ना, आंखों से रिलेटेड सारी चीजें होती है। और कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि जब पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑप्टिक लॉब्स और व्हाट आर द फंक्शंस विद व्हिच ऑप्टिक लॉब्स आर एसोसिएटेड, कौन से फंक्शंस के साथ ऑप्टिक लॉब्स एसोसिएटेड हैं, और जनरली आपको पहला ऑप्शन दिया जाएगा विजन, और वो आप टिक करके आगे निकल लेते, यार ऑप्टिक का मतलब रिलेटेड टू विजन है, विजन ही होगा, खत्म करो आगे बढ़ो। बट अभी जो हमने देखा है, जो 4 ऑप्टिक लॉब्स हैं बच्चों, उनमें से 2 ऑप्टिक लॉब्स तो विजन के पाथवे से रिलेटेड है, लेकिन उनमें से 2 ऑप्टिक लॉब्स ऐसे भी हैं 4 में से जो हियरिंग के फंक्शन से भी एसोसिएटेड है। ये चीज आपको याद रखनी, यानी कि ऑप्टिक लॉब्स कि जो 2 मेजर फंक्शंस हैं, दे आर विजन, दे आर एसोसिएटेड विद विजन एज वेल एज दे आर एसोसिएटेड विद द फंक्शन ऑफ हियरिंग आल्सो। तो ये चीज यहां पर आपको ऑप्टिक लॉब्स के लिए याद रखनी है, इससे ज्यादा ऑप्टिक लॉब्स में आपसे नहीं पूछा जाएगा। सॉलिड होते हैं ये पूछा जाता है, 4 होते हैं ये पूछा जाता है। दूसरा नाम क्या होता है इनका? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये पूछा जाता है। कौन से फंक्शंस से एसोसिएटेड होते हैं ये पूछा जाता है। ऊपर के 2 कौन से फंक्शन से एसोसिएटेड होते हैं, नीचे के 2 कौन से फंक्शन से एसोसिएटेड होते हैं ये पूछा जाता है। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मिड ब्रेन के बीच में ये हमने जो डेवलपमेंट ऑफ सीएनएस था वहां पर भी देख लिया था बच्चों। मैंने आपको बताया था कि हमारे पूरे सीएनएस में कुछ डायलेटेड फ्लूइड फिल्ड कैविटीज होती है, सीएसएफ से भरी हुई, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा बच्चों। अब तो वो जो डायलेटेड फ्लूइड फिल्ड कैविटीज होती है उनको हमने नाम दिया था वेंट्रिकल्स। 2 वेंट्रिकल्स हमने देखे थे सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स में थे, एक इधर पैरासिलोलेटरल वेंट्रिकल। फिर थर्ड वेंट्रिकल किसमें था? डायंसेफ्लॉन के बीच में, इसको डायोसील भी बोला था। और फोर्थ वेंट्रिकल अभी आज भी देखेंगे हम, और हमने डेवलपमेंट ऑफ सीएनएस में भी देखा था किसके बीच में था? पोन्स और मेडुला के बीच में था बच्चों, जिसको हमने मेटासील या फोर्थ वेंट्रिकल भी बोला था। और वहां मैंने आपको बताया था कि मिड ब्रेन के बीच में कोई डायलेटेड कैविटी यानी कि वेंट्रिकल नहीं होता। इनफैक्ट मिड ब्रेन के बीच में से एक पतली सी डक्ट निकलती है, जो इसके ऊपर जो डायंसेफ्लॉन में थर्ड वेंट्रिकल होता है, और इसके नीचे जो पोन्स और मेडुला में यानी कि हाइंड ब्रेन के अंदर जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है, उन दोनों को कनेक्ट करती है। यानी थर्ड वेंट्रिकल का सीएसएफ किस में जाएगा? फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा, थ्रू दिस नैरो डक्ट व्हिच इज प्रेजेंट इन द मिडिल पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। और इस डक्ट को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं आइटर, दूसरा नाम सेरिब्रल एक्विडक्ट, तीसरा नाम इसका होता है एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। ये तीनों उसी डक्ट के नाम है बच्चों, है ना। तो ये क्या है? नैरो डक्ट है जो मिड ब्रेन के बीच में से जा रही है, किस किस को कनेक्ट कर रही है? थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करती है बच्चों। क्लियर है? इस डायग्राम में इस डक्ट को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। देखो ये जो डक्ट है बच्चों, ये 2 लाइंस जो मैं बना रहा हूं, इनके बीच में जो कैविटी है ये ट्यूब है, डक्ट है। इसके ऊपर डायंसेफ्लॉन है, उसके बीच की जो कैविटी है सीएसएफ फिल्ड कैविटी थर्ड वेंट्रिकल, उसको किसके साथ कनेक्ट करेगी बच्चों? इसके साथ। ये क्या है? फोर्थ वेंट्रिकल, जो पोन्स और मेडुला के बीच की सीएसएफ फिल्ड कैविटी होती है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम ये करती है। और ये जो डक्ट होती है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज आइटर। इसी का देखो ये दूसरा नाम दे रखा है इन्होंने, सेरिब्रल एक्विडक्ट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। एक्विडक्ट ऑफ
सिल्वियस। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वेंट्रल पार्ट, हमने डोर्सल पार्ट देख लिया बच्चों। डोर्सल पार्ट में क्या थे? सॉलिड ऑप्टिक लोब्स हैं। अब जो आगे वाला पार्ट है मिड ब्रेन का, वेंट्रल पार्ट बच्चों, उसके अंदर क्या होते हैं? देयर आर बैंड्स ऑफ लॉन्जिट्यूडनल नर्व फाइबर, जिनको हम क्रूरा सेरिब्राई या सेरिब्रल पेडिंकल भी कहते हैं, व्हिच कनेक्ट फोरब्रेन विद हाइंड ब्रेन। समझते हैं इसको भी अगेन। इसके लिए जो मैंने हाथ से डायग्राम बनाया उसको देखेंगे वापस से। ये डोर्सल पार्ट था, 4 सॉलिड ऑप्टिक लॉब्स होते हैं बच्चों। ये वेंट्रल पार्ट है। इधर अपन ने लेटरल व्यू बना रखा है ताकि समझने में आसानी हो जाए। ये डोर्सल पार्ट में सॉलिड ऑप्टिक लॉब्स थे। जो वेंट्रल पार्ट है उसमें क्या है? देखो बच्चों, उसमें ऊपर से नीचे इस तरीके से, ठीक है, इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ क्या जा रहे हैं बच्चों? बहुत सारे नर्व फाइबर्स जा रहे हैं। ये जो नर्व फाइबर्स हैं ये क्या बना रहे हैं? एक ये बिल्कुल वर्टिकल बंडल बना रहे हैं नर्व फाइबर्स का। तो ये जो बंडल है बच्चों, हमारा जो सीएनएस है, इसकी जो लॉन्ग एक्सिस है इसके पैरेलल है, और इसके पैरेलल है तो इसको हम क्या कहेंगे? लॉन्जिट्यूडनल बंडल। यदि ये बंडल ऐसा होता, आड़ा होता बच्चों, हॉरिजॉन्टल, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स बंडल बोलते हैं। तो नर्व फाइबर्स के बंडल्स रन कर रहे हैं। कैसे रन कर रहे हैं? लॉन्जिट्यूडनली, कुछ ऊपर से नीचे और कुछ नीचे से ऊपर भी जाते हैं बच्चों इसी बंडल के थ्रू। तो ये जो बंडल्स हैं बच्चों, लॉन्जिट्यूडनल बंडल्स, यदि मैं कट सेक्शन लूंगा तो कैसे दिखेंगे? देखो, जब ये ऐसे था तो ये नर्व फाइबर्स ऐसे जा रहे थे, बंडल्स काट के ऐसे दिखाऊंगा तो अब ये ऐसे जा रहे हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर डॉट 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 बनाए हैं बहुत सारे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दीज आर बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स। अब नर्व फाइबर्स का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस, हम कह सकते हैं, या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से। इलेक्ट्रिक इंपल्सेस प्लस न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि केमिकल्स होते हैं एट द सिनेप्सेस। ऑलरेडी देख चुके हैं अपन नर्वस टिश्यू के अंदर बच्चों, है ना। तो ये जो बंडल्स हैं बच्चों, लॉन्जिट्यूडनल नर्व फाइबर्स के काम क्या है? तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे ब्रेन के सारे पार्ट अपने आप इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और बॉडी पार्ट से भी कनेक्टेड है बच्चों। तो फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, फिर हैंड ब्रेन है। तीनों पार्ट्स को आपस में भी तो इंटरकनेक्ट होना है, और इन तीनों पार्ट्स को इंटरकनेक्ट करने का काम कौन कर रहे हैं? ये बंडल्स भी उसमें मदद करते हैं। ये बंडल्स क्या कहलाते हैं बच्चों? दीज बंडल्स आर कॉल्ड एज क्रूरा सेरिब्राई और सेरिब्रल पेडेंकल। फंक्शन आया समझ में, क्रूरा सेरिब्राई और सेरिब्रल पेडेंकल का। तो ये जो क्रूरा सेरिब्राई और सेरिब्रल पेडेंकल हैं बच्चों, ये आपसे पूछे जाते हैं, पता होना चाहिए। फंक्शन मैंने आपको बता दिया है। तो वेंट्रल पार्ट कंटेन्स बैंड ऑफ लॉन्जिट्यूडनल नर्व फाइबर्स। वेंट्रल पार्ट में होते हैं क्रूरा सेरिब्राई और सेरिब्रल पेडेंकल। काम क्या कर रहे हैं? दीज कनेक्ट फोर ब्रेन विद हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन के थ्रू होकर जा रहे हैं तो वो तो कनेक्ट हो ही गया। तो ये मिड ब्रेन के ऊपर के और नीचे के पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने में मदद करते हैं बच्चों। मिड ब्रेन में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। लास्ट पार्ट बच्चों जो हमें देखना है हमारे ब्रेन का, दैट इज हाइंड ब्रेन। चलो, हाइंड ब्रेन कहां है? लोकेशन अभी मैंने आपको समझा दी थी बच्चों। मिड ब्रेन के नीचे होते हैं 3 पार्ट्स, हम इसमें इंक्लूड करते हैं बच्चों हैंड ब्रेन के अंदर। कौन कौन से? पोन्स, सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। याद रखना, पोन्स, सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, 3 पार्ट इंक्लूड होते हैं। अभी पढ़ेंगे तीनों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकेशन। कहां है? प्रेजेंट बिलो मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के नीचे। आगे बढ़ो भाई। फिर इनके बीच में जो सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरी हुई चौड़ी कैविटी, एक डायलेटेड कैविटी है बच्चों, अगेन उसको वेंट्रिकल बोलेंगे। कौन से नंबर का वेंट्रिकल है? ये 4th वेंट्रिकल है। एक और नाम क्या होता है? मेटासील। तो कंटेन 4th वेंट्रिकल और मेटासील विच कंटिन्यूज। अब बच्चों मिड ब्रेन हो गया, हैंड ब्रेन अभी हम पढ़ रहे हैं। हैंड ब्रेन पर हमारा ब्रेन खत्म हो जाएगा, ब्रेन वाला पार्ट कंप्लीट। अब ब्रेन नीचे आगे फिर कंटिन्यू कर रहा है। देखो यहां पे जो अपनी हेयर लाइन होती है ना, जहां हमारे हेयर खत्म हो रहे हैं, ठीक है, यहां पर हमारा ब्रेन भी खत्म हो रहा है। और यहीं से फिर नेक वाले पार्ट में हमारी वर्टिब्रल कॉलम, जो बोन से बनी हुई है बच्चों, बोन्स और कार्टिलेज से, वो स्टार्ट हो रही है, जिसके बीच में क्या प्रेजेंट है? नर्वस टिश्यू से बनी हुई हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो यहां पर जहां पे हमारा हाइंड ब्रेन खत्म हो रहा है बच्चों, ऐसा नहीं कि इसके आगे कंटिन्यू नहीं करता, ये इसके आगे भी कंटिन्यू करेगा, हमारी वर्टिब्रल कॉलम के बीचों बीच कंटिन्यू करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बच्चों, लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर। ये हमारी स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे स्कल का पीछे का बेस ही बता रखा है आपको। ये ऑक्सीपिटल बोन है जो हमारे स्कल के पीछे होती है यहां पर, ठीक है। ऊपर क्या है? इसके ऊपर ब्रेन है बच्चों,
फिर यहां पर एक होल होता है हमारे स्कल के बेस में, फोरामेन मैग्नम, उसमें से मेडुला ऑब्लोंगेटा नीचे निकलेगा और किस में एंटर कर जाएगा, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके बीच में भी पूरी एक टनल रन कर रही है ना, हम कह सकते हैं पूरी की पूरी कैनाल रन कर रही है, उसके अंदर वो स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, रन करती है बच्चों, जो कहां तक जाती है अभी हम पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड जब पढ़ेंगे L1 L2 लेवल तक जाती है बच्चों। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके बीच में भी CSF से भरी हुई कैविटी होती है, तो जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो आगे भी एक और कैविटी में कंटिन्यू करेगा जिसको हम न्यूरोसील कहते हैं बच्चों, विच इज द कैविटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। थ्रू कैसे जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, कैसे कंटिन्यू करेगा, फोरामेन ऑफ मैग्नम के थ्रू कंटिन्यू करता है बच्चों। ठीक है, तो हाइंड ब्रेन कंटेन्स फोर्थ वेंट्रिकल और मेटासील विच कंटिन्यूज इनटू न्यूरोसील ऑफ स्पाइनल कैनाल थ्रू फोरामेन ऑफ मैग्नम। आई थिंक यहां तक किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए है, तो प्लीज मेंशन कर दो, उसको सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो हाइंड ब्रेन है इसमें 3 पार्ट्स हैं, जैसा भी मैंने आपको बताया था। पोन्स होता है, फिर सेरिबेलम पोन्स के पीछे की तरफ, और पोन्स के नीचे की तरफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। तीनों की लोकेशन एक बार डायग्राम में देख लेते हैं बच्चों। एनसीईआरटी का ही डायग्राम यूज करेंगे अपन। अगेन दिस इज पोन्स, ये आपको दे रखा बच्चों। पोन्स के पीछे ये जो पूरा पार्ट है, दिस पार्ट इज सेरिबेलम, ये वाला पार्ट पोन्स बच्चों, और पोन्स के नीचे ये जो पार्ट है बच्चों, दिस पार्ट, दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर नीचे किस में कंटिन्यू कर रहा है मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्म में कंटिन्यू कर रहा है। स्टार्ट करते हैं बच्चों पोन्स से। पोन्स में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं बच्चों, पहले आपको यही समझा देता हूं मैं। पोन्स में जो एक क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, ये पोन्स वाला भाग है ना। अब पोन्स में क्या होता है बच्चों, जैसा भी हमने देखा था क्रूरा सेरिब्राई मिड ब्रेन में जो लॉन्जिट्यूडनल बंडल्स नर्व फाइबर्स के, जो पोन्स वाला भाग है इसमें आपको 2 तरह के फाइबर्स देखने को मिलते हैं। इसमें ऊपर से नीचे लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स तो आ ही रहे हैं बच्चों, साथ ही साथ इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, बंडल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल नर्व फाइबर्स, जो किधर की तरफ जा रहे हैं, सेरिबेलम की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेरिबेलम को भी तो हमें रेस्ट ऑफ द ब्रेन से कनेक्ट करके रखना है, और सेरिबेलम किसके पीछे प्रेजेंट है, पोन्स के। तो पोन्स में से लंबे फाइबर्स तो निकलते ही हैं लॉन्जिट्यूडनल, लेकिन साथ ही साथ कुछ फाइबर्स पीछे की तरफ सेरिबेलम की तरफ जाते हैं जो हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, पोन्स के अंदर आपको दोनों तरह के बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स मिलेंगे, लॉन्जिट्यूडनल भी और ट्रांसवर्स भी, हॉरिजॉन्टल भी बच्चों। जबकि जो मिड ब्रेन हमने पढ़ा था उसमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल बंडल्स थे, वहां पर ट्रांसवर्स बंडल्स नहीं थे बच्चों। आई थिंक ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, है ना। दूसरी चीज जो पोन्स में आपसे पूछी जाती है वो ऑलरेडी हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ चुके हैं। कौन से पार्ट है बच्चों, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में। वहां पर हमने बहुत सारे सेंटर्स पढ़े थे, 4 सेंटर्स की हमने बात करी थी, 2 मैंने बताए थे आपको पोन्स में, 2 बताए थे मेडुला ऑब्लोंगेटा में। जो 2 सेंटर्स पोन्स में बताए थे वो कई बार पूछ लिए जाते हैं कि भाई ब्रीदिंग को कंट्रोल करने वाले कौन कौन से सेंटर्स पोन्स में होते हैं, आपको याद होने चाहिए यदि वो लेक्चर आपने अच्छे से, वो चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है। तो वो 2 सेंटर्स कौन से थे बच्चों, एक था न्यूमोटैक्सिक सेंटर और दूसरा था बच्चों एपन्यूस्टिक सेंटर। रिकॉल करो, फंक्शंस याद होने चाहिए, नहीं है तो आज जाकर वापस से नोट्स देखना और उनको याद करना बच्चों। क्लियर है, आगे बात समझ में, ठीक है। तो पोन्स में इन 2 क्वेश्चंस के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। पहला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बोला, 2 तरह के फाइबर्स आपको मिलेंगे बच्चों, लॉन्जिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स, और ब्रीदिंग के रेगुलेटरी सेंटर्स आपको पता होने चाहिए जो पोन्स में होते हैं, एक न्यूमोटैक्सिक होता है और दूसरा एपन्यूस्टिक होता है। तो आ जाते हैं पोन्स पे, थ्योरी भी देख लेते हैं। भाई ये नोट्स आपको चाहिए डाउनलोडेबल फॉर्म में, तो सोचिंग ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, और वहां पर आपको ये सारे नोट्स डाउनलोडेबल फॉर्म में मिल जाएंगे। हमारी जो ऐप है बायोलॉजी लर्निंग ऐप, SOCHING से। तो पोन्स हैज बोथ लॉन्जिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स, समझा दिया। ये सारे पार्ट्स ऑफ ब्रेन को आपस में कनेक्ट करेंगे बच्चों। हैज ब्रीदिंग रेगुलेटरी सेंटर्स, क्या नाम होते हैं उनके, न्यूमोटैक्सिक एंड एपन्यूस्टिक सेंटर बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। 3 पार्ट्स पढ़ने हैं हमें, पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या हो रहा है भाई इसको, चलो भाई सेरिबेलम। सेरिबेलम की लोकेशन क्या है, सबसे पहले तो ये पूछी जाती है। तो पोन्स के पीछे और इसके ऊपर क्या है बच्चों, सेरिबेलम के ऊपर। एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे इसके लिए, क्योंकि आएगा तो वहीं से आएगा फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ये सेरिबेलम है, देखो सेरिबेलम के ऊपर क्या दिख रहा है आपको, ये सेरिब्रम था जो फोरब्रेन का पार्ट था, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। और फोरब्रेन में बच्चों हमने डिफरेंट लोब्स पढ़े थे, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल लोब।
पीछे की तरफ ये कौन सा लोब है? दिस इज ऑक्सीपिटल लोब बच्चों, ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम। ये क्या है? सेरिबेलम। और सेरिबेलम के आगे क्या है? पोन्स। तो सेरिबेलम की लोकेशन क्या होगी? सेरिबेलम पोन्स के पीछे और ऑक्सीपिटल लोब के नीचे, पोस्टीरियर और वी कैन से डोर्सल टू पोन्स एंड इंफीरियर यानी बिलो द ऑक्सीपिटल लोब। ये लोकेशन होती है किसकी? सेरिबेलम की। याद रखनी है आपको। दूसरा पॉइंट जो सेरिबेलम में याद रखना है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कौन सा था? सेरिब्रम। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कौन सा है? सेरिबेलम। दिख भी रहा होगा बच्चों, है ना, सेरिब्रम पूरा इतना बड़ा पार्ट था, फिर देखो सारे पार्ट छोटे छोटे हैं रिलेटिवली, सेरिबेलम इन सबसे बड़ा है जो भी हमने देखे, मिड ब्रेन, पोन्स, मिडल ऑब्लोंगेटा। तो ज्यादातर दो कॉमन क्वेश्चन तो ये पूछे जाते हैं, एक और जो पूछा जाता है अभी आगे देखेंगे अपन। तो सेरिबेलम बच्चों सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, पोस्टीरियर टू पोन्स एंड इंफीरियर टू ऑक्सीपिटल लोब। लोकेशन आपको बता दी डायग्राम के अंदर। अब आगे के जो फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स आपको एनसीईआरटी ने नहीं दे रखे बच्चों। जैसे हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स पढ़ा था, मैंने आपको क्या बताया था, सेरिब्रम में जो आउटर 2 to 4 मिलीमीटर थिकनेस होती है बच्चों हमारे सेरिब्रम की, वो ग्रे मैटर से बनी होती है। ग्रे मैटर का मतलब वहां पर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज प्रेजेंट होती है बच्चों, और उसको हमने नाम दिया था सेरिब्रल कॉर्टेक्स। उसी तरह से सेरिबेलम में भी बिल्कुल सेरिब्रम की तरह, जैसे सेरिब्रम में बाहर ग्रे मैटर अंदर व्हाइट मैटर, यहां पर भी बाहर ग्रे मैटर और अंदर व्हाइट मैटर होता है बच्चों। तो आउटर पार्ट ऑफ सेरिबेलम जो ग्रे मैटर से बना होता है, अगेन थिन होता है बच्चों, थिन लेयर होती है, इसको हम क्या नाम देते हैं? सेरिबेलर कॉर्टेक्स। जैसे वहां सेरिब्रल कॉर्टेक्स था, उससे कंफ्यूज मत होना, दिस इज सेरिबेलर कॉर्टेक्स। जो बीच वाला भाग होता है बच्चों इसका, वो व्हाइट मैटर से बना होता है। और दिखता कैसे है? तो दिखता ऐसे है बच्चों, जैसे मान लो दिस इज योर सेरिबेलम, तो बीच में जो व्हाइट मैटर है ना, वो इस तरीके का है। ये पूरा व्हाइट मैटर बना रहा हूं यहां पर मैं। तो ये कैसा दिख रहा है? ट्री की ब्रांचेस के फॉर्म में फैला हुआ होता है बच्चों ये। और क्योंकि इसका अपीयरेंस ट्री की ब्रांचेस के फॉर्म में होता है, इसको हम एक नाम देते हैं, और वो नाम क्या देते हैं बच्चों? आर्बर विटे। इंग्लिश में हम बोले तो ट्री ऑफ लाइफ। अब ट्री ऑफ लाइफ सुनते हैं कि बच्चों को लगता है कि सर लाइफ के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कि भाई इसमें लाइफ सेविंग पार्ट होता है इसलिए इसको हमने ट्री ऑफ लाइफ बोला, एक नाम दे दिया पुराने किसी भी बायोलॉजिस्ट ने जिसने दिया होगा, इसलिए बोला जाता है। जबकि जो लाइफ सेविंग पार्ट है वो अब आएगा बच्चों, है ना, वो ब्रेन स्टेम होती है, वो अभी हम बात करेंगे। ब्रेन स्टेम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं डेवलपमेंट ऑफ सीएनएस में, अभी वापस हम उसके बारे में बात करेंगे। तो लेकिन आपको ये याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि भाई जो सेरिबेलम के बीच का भाग होता है, क्वेश्चन क्या है? थैंक यू भाई देवेंद्र। देवेंद्र का कहना है कि सर मैं पीडब्ल्यू का स्टूडेंट हूं बट यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखे, वहां पर मेरे सारे डाउट्स ज्यादा बेटर वे में कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो बेटा कोशिश यही है, भाई मैं तो डॉक्टर बन चुका हूँ, है ना, डॉक्टर के साथ साथ नीट एस्पिरेंट्स को टीच भी कर रहा हूँ, रेजोनेंस में हेड रह चुका हूँ। तो एज सच अब मॉनेटरी गेन करना बहुत बड़ा मोटिव नहीं है, भगवान की दया से सब कुछ है। तो कोशिश ये है कि भाई एज अ डॉक्टर मैं आप लोगों को जितना भी दे सकता हूँ, आपकी नीट प्रिपरेशन में जितनी मदद कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, मेरे चैनल के थ्रू और मेरी ऐप के थ्रू बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो हाँ, आर्बर विटे की मैं बात कर रहा था। तो क्योंकि ये पूछा जाता है कि भाई व्हाइट मैटर ऑफ सेरिबेलम कैसा अपीयरेंस देता है? ट्री लाइक, और उसका नाम क्या होता है? आर्बर विटे या ट्री ऑफ लाइफ, ये आपको याद रखना है। अब फंक्शन की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सेरिबेलम का, और यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, आगे भी हम बात करेंगे। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन मैं देता हूं बच्चों आप लोगों को, आज इवनिंग से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्टार्ट करने वाले हैं चैनल के ऊपर। अगेन लाइव सेशंस रहेंगे वो, जहां पर हम हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 to 25 एमसीक्यूज को लाइव डिस्कस करेंगे। वहां पर मैं आपको क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा, आपको समय भी दूंगा कि आप खुद अपना आंसर वहां पर निकालें, और फिर आपको आंसर बता के उसका डिस्कशन भी हम करेंगे। आज का जो पहला चैप्टर रहेगा बच्चों इस सेशन में, दैट विल बी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो उसको मैंने आपको कल परसों भी बोल दिया था लाइव लेक्चर में कि उसकी तैयारी कर लो, ताकि क्वेश्चन सेशन को आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सको। देखो फायदा तभी मिलेगा क्वेश्चन सेशन का जब आप पढ़कर आओगे, बिना पढ़े बैठोगे कोई मतलब नहीं है। मैं अब वो सारी चीजें, मैं वही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूं जिसको फॉलो करके मैं एक बार में सिलेक्ट हुआ था बच्चों। तो मैं वो सारी चीजें आपको करवा रहा हूं जो इस समय जरूरी होती है। अब थ्योरी के साथ साथ वो समय आ गया है कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दें, और ये प्रैक्टिस हमारी लास्ट तक चलेगी जब तक कि हमारा एग्जाम नहीं हो जाता 7 मई को बच्चों।
है ना। तो लास्ट तक पढ़ना है एक तो, और मैं भी आपका साथ लास्ट तक नहीं छोड़ूंगा, आप भी मत छोड़ना। लास्ट तक पढ़ते रहोगे तो मैंने आपको बोला है, गारंटी दी है कि आपके बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स आएंगे। लेकिन वो कब आएंगे, जितना और जैसे कह रहा हूं वैसे पढ़ोगे बच्चों, ट्रस्ट रखना पड़ेगा बस आपको, ठीक है ना। चलो, तो सेरिबेलम का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, किसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, वॉलंटरी मूवमेंट्स एंड बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स दो चीजें होती है बच्चों, एक तो होता है कि वॉलंटरी मूवमेंट को इनिशिएट करना, और एक होता है उनको कोऑर्डिनेट करना। दोनों में अंतर है, और दोनों को परफॉर्म करने वाले पार्ट्स भी अलग अलग है। सपोज करो मैंने डिसाइड किया कि मेरे को यहां पर स्मार्ट बोर्ड के इस एंड से इस एंड तक चलकर जाना है ना। अभी मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मैंने अभी डिसाइड करा है, सोचा है कि यार मेरे को उस एंड पे जाना है, अभी तो सिर्फ सोचा है। जैसे ही मैं ये सोचूंगा कि मुझे इस एंड से उस एंड पे जाना है, सोचने का काम मेरे ब्रेन के कौन से पार्ट का है, सेरिब्रम। सेरिब्रम ने सोचते ही उसके हिसाब से चेंजेस करना स्टार्ट कर देगा, और वो क्या करेगा, मेरे मोटर एरिया में, एसोसिएशन एरियाज में, मोटर एरिया पढ़ा चुका हूं बच्चों में, वहां से इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करेगा, जो न्यूरॉन्स के थ्रू कहां जाएगी, मेरे पैरों की मसल्स के पास, और उनके अंदर क्या इनिशिएट करेगी, कॉन्ट्रैक्शंस, क्योंकि चलने के लिए पैरों की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन होना जरूरी है बच्चों। तो ये जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने का, मसल्स को काम करवाने का काम है, ये तो हमारा सेरिब्रम कर रहा है। लेकिन अब सेरिब्रम ने तो अपना काम कर दिया, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस भेज दी दोनों पैरों की मसल्स के पास कि भी तुम कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि इस बंदे को चलकर वहां तक जाना है। अब लेकिन सपोज करो दोनों पैरों की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से हो रहे हैं कि मेरे दोनों पैर एक साथ आगे बढ़े। चलने के लिए क्या चाहिए, पहले एक पैर बढ़े, फिर दूसरा पैर बढ़े। उसकी जगह सपोज करो कि मेरे दोनों पैर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या मैं चल पाऊंगा, चलने की जगह क्या होगा, धड़ाम से गिर जाऊंगा, तशरीफ टूट जाएगी, है ना। आगे बात समझ में। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन सफिशिएंट नहीं जो सेरिब्रम इनिशिएट कर रहा है, उसके बाद दोनों पैरों की मसल्स में, इनफैक्ट बाकी की बॉडी मसल्स भी कुछ ना कुछ काम आती है, यहां पर कुछ मसल्स, सभी मसल्स के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि हाँ पहले ये कॉन्ट्रैक्ट हो ताकि ये पैर आगे बढ़े, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो ताकि ये पैर आगे बढ़े, फिर ये पैर आगे बढ़े, फिर ये पैर आगे बढ़े, तब जाके हम एक प्रॉपर बैलेंस के साथ बिना गिरे चल पाएंगे। तो ये जो वॉलंटरी मसल्स के बीच का कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट है, ये सेरिबेलम कर रहा है। इनिशिएशन ऑफ फंक्शन कौन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कौन कर रहा है, सेरिब्रम कर रहा है। दोनों के बिना, जब तक दोनों प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे होंगे, हम एक प्रॉपर बैलेंस के साथ नहीं चल पाएंगे बच्चों। आया नहीं आया समझ में, फंक्शन ऑफ सेरिबेलम क्लियर है। एक और क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाता है, जो मैं लास्ट में मिसलेनियस पॉइंट्स में लेता हूं और लूंगा बच्चों, वो यहां पर बता देता हूं, याद रखना कि अल्कोहल कंजम्पशन, शराब पीने के बाद ये पूछा जाता है आपसे कि ब्रेन के कौन से पार्ट्स पे इफेक्ट पड़ता है, तो दोनों पे पड़ेगा, सेरिब्रम पे भी पड़ेगा, सेरिबेलम पे भी पड़ेगा। सेरिब्रम की वजह से आपने देखा होगा कॉग्निटिव फंक्शंस पे, जैसे प्रॉपर्ली वो चीजें नहीं बता पाता है, उसको चीजें याद नहीं आ पाती, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। एग्रेसिव हो जाएगा, जो एक कहीं ना कहीं एक सोशल रेस्ट्रिक्शन होता है कि भाई मेरे को गलत चीज नहीं करनी है, वो सोशल इनहिबिशन खत्म हो जाता है आफ्टर अल्कोहल कंजम्पशन, वो सेरिब्रम की वजह से हो रहा है। लेकिन एक और पार्ट जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है अल्कोहल कंजम्पशन को लेकर हमारे ब्रेन का, दैट इज सेरिबेलम। और इसीलिए अल्कोहल कंजम्पशन के बाद सेरिबेलम का फंक्शन भी सप्रेस हो जाता है अलोंग विद सेरिब्रम। सेरिब्रम की वजह से कॉग्निटिव, आपकी जो थिंकिंग परफॉर्मेंस है उस पर फर्क पड़ेगा। सेरिबेलम की फंक्शनिंग कम होने के कारण क्या होगा बच्चों, बॉडी की बैलेंसिंग, वॉलंटरी मसल्स के बीच का कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा जाएगा। और इसलिए आपने देखा होगा जो लोग शराब पीते हैं, शराब ज्यादा पीने के बाद वो प्रॉपरली एक बैलेंस के साथ सीधी लाइन में नहीं चल पाते, लड़खड़ा कर चलते हैं। क्यों, क्योंकि उनके सेरिबेलम के फंक्शन के सेपरेशन के कारण उनके मसल्स का कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो गया है। दूसरी एक और चीज आपने नोटिस करी होगी, अल्कोहलिक्स के अंदर शराब पीने के बाद उनकी जबान भी लड़खड़ाने लग जाती है, मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो प्रॉपर्ली नहीं निकलते। एक तो अंग्रेजी बोलने लग जाते हैं, अंग्रेजी नहीं आती तो भी, वो सेरिब्रम से लेना देना है, और जबान लड़खड़ाने लग जाती है, प्रॉपर क्लैरिटी के साथ वर्ड्स नहीं निकलते। वो क्यों नहीं निकलते, क्योंकि जो टंग मसल्स है बच्चों, वो भी तो वॉलंटरी मसल्स है, लिप मसल्स भी वॉलंटरी मसल्स है। जब तक इनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स नहीं आएगी। तो वो जो स्लरिंग ऑफ स्पीच जिसको हम कहते हैं ना, जबान लड़खड़ाना, वो भी किसकी वजह से हो रही है अल्कोहलिक्स में आफ्टर अल्कोहल कंजम्पशन, बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ सेरिबेलर फंक्शन। फंक्शंस आगे सेरिबेलम के समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन बच्चों हमें देखना है, दैट इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। दो पार्ट देख लिए, पोन्स सेरिबेलम, लोकेशन सबकी बता दी। मेडुला ऑब्लोंगेटा की लोकेशन पोन्स के जस्ट नीचे, अभी ऑलरेडी मैंने आपको डायग्राम में बता दी थी। तो इट इज प्रेजेंट बिलो पोन्स। इसके बाद ये किस में कंटिन्यू कर जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्म में कंटिन्यू करेगा बच्चों। अब
ब्रेन स्टेम क्या होती है, ये मैंने आपको डेवलपमेंट ऑफ सीएनएस में भी बताई थी, वापस बता रहा हूं। 3 पार्ट्स बच्चों, मिड ब्रेन, फिर पॉन्स, और फिर उसके नीचे मिडल ऑब्लोंगेटा, एक के नीचे एक। देख लेते हैं डायग्राम के अंदर। ये सब हटा देता हूं एक बार, ताकि विजिबिलिटी इजीली हो जाएगी। चलो, ये सब पार्ट हटा दिए मैंने, ठीक है, ये भी हटा दो। कलर दूसरा ले लेते हैं। कौन कौन से पार्ट आएंगे बच्चों ब्रेन स्टेम में? मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला, ये 3 पार्ट। तो देखो एक्चुअली ब्रेन स्टेम कहा क्यों है इसको, ये वाला पार्ट यदि अपन देखें, जो हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है, मेनली सेरिब्रम वाला पार्ट बच्चों, ये क्या बना रहा है, ऊपर पेड़ की कैनोपी, जो ट्री की कैनोपी होती है ना, ऊपर का घना भाग होता है वो, जहां पूरी सारी टहनियां और पत्तियां होती है, और नीचे तना होता है, स्टेम। तो एक्चुअली ये क्या है, स्टेम की तरह बिहेव कर रहा है इस पूरे ट्री के लिए। तो ये जो पार्ट है बच्चों, स्टेम वाला पार्ट हमारे ब्रेन का, इसको हमने क्या नाम दे दिया, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में 3 पार्ट आ रहे हैं, कौन कौन से? मिड ब्रेन, ये वाला भाग, दिस इज मिड ब्रेन, ठीक है। उसके नीचे फिर बच्चों पॉन्स, ये वाला भाग, और उसके नीचे बच्चों फिर मेडुला। ध्यान रखना सेरिबेलम नहीं है, मेडुला वाला भाग। पुराना जो एडिशन है एनसीईआरटी का, जनवरी 2020 के पहले का, उसमें एक्चुअली ब्रेन स्टेम में क्या आंसर दे रखा था, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और जहां एनसीईआरटी ने बोल दिया था मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन में तो फिर सेरिबेलम भी आ जाता है, उसको भी इंक्लूड कर रखा था ब्रेन स्टेम में, जो गलत था एक्चुअली। अब करेक्शन आ गया है। करेक्शन आने का मतलब ये है कि प्रूव हो गया कि पहले जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी वो गलत थी बच्चों, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन आएगा, पोन्स आएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा आएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। तो medulla oblongata with pons and midbrain forms brainstem, which controls most of the involuntary and important functions like CVS, respiration, digestion, etc. So it is considered as one of the most important part of brain for survival. जहां तक सर्वाइवल की बात है बच्चों, यदि हमें सिर्फ हम जिंदा रहने की बात करें, अभी मैं थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी और किसी चीज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने की बात कर रहा हूँ। जिंदा रहने का मतलब क्या है, हमारा दिल धड़कते रहना चाहिए, सीवीएस जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो हमारा काम करता रहे, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है सांस चलती रहनी चाहिए। ये 2 चीजें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जिंदा रहने के लिए। और जितने भी हमारे इन्वॉलेंट्री बॉडी सिस्टम्स हैं, चाहे वो फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारी किडनी से रिलेटेड फंक्शन हो, चाहे फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड फंक्शन हो, ये सारे इन्वॉलेंट्री फंक्शंस भी काम करते रहने जरूरी हैं यदि हम जिंदा रहना चाहते हैं तो बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, जिंदा रहने के लिए वॉलंटरी एक्टिविटीज से ज्यादा जो इनवॉलंटरी बॉडी सिस्टम्स है उनकी फंक्शनिंग जरूरी है। और जितने भी इनवॉलंटरी बॉडी सिस्टम्स हैं, इनको कंट्रोल करने वाले सेंटर्स मेनली कहां लोकेटेड हैं बच्चों, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा में, मतलब उन तीनों पार्ट्स में जो ब्रेन स्टेम बनाते हैं। और इसीलिए यदि ब्रेन स्टेम में कोई डैमेज हो जाए तो फिर जिंदा रहना इतना आसान नहीं होता है। कुछ साल पहले बच्चों एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर की डेथ हुई थी, फिलिप ह्यूज। क्यों हुई थी, खेलते वक्त स्टेडियम में ही, है ना, मैच चल रहा था बच्चों, क्रिकेट मैच चल रहा था, शायद इंटरनेशनल मैच ही था, तो उसमें जो बॉल थी, हेलमेट भी पहन रखा था, बट फिर भी हेलमेट का जो निचला भाग होता है जहां पर गर्दन कवर्ड नहीं होती, यहां आकर उनको गर्दन पे वो लेदर की बॉल लगी थी। हाथों हाथ वो अनकॉन्शियस हो गए थे, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, बहुत ट्रीटमेंट चला, लेकिन जिंदा नहीं रह पाए। कारण वो जो लेदर की बॉल यहाँ पर हिट हुई थी उनको, उसने उनकी ब्रेन स्टेम को डैमेज किया था और ब्रेन स्टेम में इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। और क्योंकि ब्रेन स्टेम इन सारे इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है, चलाए रखने के लिए जरूरी है, इसी कारण से उनकी डेथ हो गई थी बच्चों। तो ब्रेन स्टेम ध्यान रखना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां सर्वाइवल की बात आ जाती है। फिर बच्चों यदि मैं पर्टिकुलरली मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करूं या ब्रेन स्टेम की मैं बात करूं, तो ब्रेन स्टेम एक और फंक्शन से रिलेटेड है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज क्रेनियल रिफ्लेक्सेस। ये हम जब रिफ्लेक्स एक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे बच्चों इसी चैप्टर में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे, सीएसएफ देखेंगे, सीएसएफ के साथ ही एसोसिएटेड मेनिंजेस वाला पार्ट, वो आज के लेक्चर में नहीं देखे, मेनिंजेस सीएसएफ के साथ मैंने क्लब कर दिया क्योंकि वहां ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, प्लस स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स के बारे में कुछ बात करेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद का जो लेक्चर होगा दैट विल बी रिफ्लेक्स सेक्शन, फिर आईबॉल ईयर, इस तरह से ये चैप्टर खत्म होगा, है ना। तो जब मैं रिफ्लेक्स सेक्शंस पढ़ाऊंगा तो देखो 10th तक आपने एक चीज पढ़ी होगी रिफ्लेक्स सेक्शंस में, 10th तक आपको यही पढ़ाया जाता है, उसमें आपकी भी गलती नहीं है कि जो रिफ्लेक्स सेक्शंस होते हैं वो किस लेवल पे होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे, उनमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, ये पढ़ाया जाता है आपको।
जो पूरी तरह से सही नहीं है, पार्शियली सही है। मोस्ट ऑफ द अब क्योंकि हम देखो हायर क्लासेस में आ गए हैं, डॉक्टर बनने वाले हो आप, नीट में आता भी है क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए अब डिटेल इंफॉर्मेशन कि मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स सेक्शन स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे होते हैं, दैट इज करेक्ट। बट सम ऑफ द रिफ्लेक्स सेक्शंस में ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। बट ब्रेन का कौन सा पार्ट कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता? फोर ब्रेन कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता। हाँ, लेकिन मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं बच्चों। तो ऐसे रिफ्लेक्स सेक्शंस जिनमें ब्रेन का कुछ पार्ट, पर्टिकुलरली ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व होती है, उनको हम कहते हैं बच्चों क्रेनियल रिफ्लेक्सेस। जो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे हो रहे हैं उनको हम कहते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। अब ये क्रेनियल रिफ्लेक्सेस के कुछ एग्जांपल्स, कॉमन एग्जांपल्स मैंने यहां पर बताए। स्नीजिंग, छींकना, कफिंग, खांसना, सलाइवेशन, मुंह में सलाइवा का निकलना। डाइजेस्टिव सिस्टम को याद करो, वहां पर बोला जाता है, पूछा जाता है आपसे, सलाइवरी सेंटर कहां होता है बच्चों? मेडुला ऑब्लोंगेटा। वॉमिटिंग सेंटर कहां होता है बच्चों? मेडुला ऑब्लोंगेटा, पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। ये सब रिफ्लेक्स सेक्शन है। क्यों है रिफ्लेक्स सेक्शन? कचौड़ी की खुशबू आई, डोसे की खुशबू आई, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपके मुंह में पानी आने लग जाता है। वो मुंह में पानी क्या आ रहा है भाई? कोई झरना थोड़ी निकल रहा है, सलाइवा ही तो निकल रहा है सलाइवरी ग्लैंड से। तो क्या आप उसको कंट्रोल कर पाए? नहीं कर पाए ना। और जो चीज इनवॉलंटरली हो रही है अपने आप फटाफट, सडनली एंड स्पॉन्टेनियसली, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। सो सलाइवेशन इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। और इस सलाइवेशन को कंट्रोल करने वाला सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में है। तो जब भी ये सलाइवरी रिफ्लेक्स एक्शन होगा, तो जो पूरा न्यूरोनल पाथवे है जिसको आप रिफ्लेक्स आर्क कहते हो, वहां पर इंपल्स कहां तक जाएगी? मेडुला ऑब्लोंगेटा तक होकर वापस आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स तक आएगी बच्चों, है ना। इसी तरह से यॉर्निंग, उबासी लेना, ये सब क्रेनियल रिफ्लेक्सेस के एग्जांपल। अब एक चीज नोट करना, ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं ये हमारे हाथ पैरों से रिलेटेड नहीं है, ये हमारे उन बॉडी सिस्टम से रिलेटेड है जो इनवॉलंटरी इन फंक्शन है, जिन पे हमारा कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता बच्चों। क्यों? क्योंकि इन बॉडी सिस्टम्स को कंट्रोल करने वाले जब सेंटर्स ही ब्रेन स्टेम में, तो ऑब्वियसली इनसे रिलेटेड रिफ्लेक्स एक्शंस में ये पार्ट इन्वॉल्व होंगे बच्चों। आया नहीं आया समझ में? क्लियर है? मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन वाला पार्ट जो आज हमने पढ़ा है, फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, हैंड ब्रेन हो गया, ब्रेन वाला पूरा पार्ट अलोंग विथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बच्चों अब मैं आपको समझा चुका हूं। इसके साथ चैप्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट था, खत्म होता है। इसके बाद एनसीईआरटी ने देखो कुछ भी नहीं दे रखा। एनसीईआरटी ने इसके बाद सीधे आपको स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व सब उड़ा रखे हैं एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी तो सीधे यहां से जंप करती है रिफ्लेक्स सेक्शन, और रिफ्लेक्स सेक्शन से सीधे जंप करती है आई एंड ईयर, और वो भी इतना सा दे रखा है कि अपन एक लेक्चर के अंदर खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगेन, क्योंकि मैंने कहा है कि भाई वो जो एक लेक्चर वाले, दो लेक्चर वाले वीडियोस हैं, वो तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं भाई, जो सब पढ़ा रहे हैं वो तो मैं आपको वैसे ही दे रहा हूं। आगे बात समझ में? जो एनसीईआरटी से रिलेटेड, एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर्स हैं बच्चों, वो तो आपको ऐप पे मिल ही रहे हैं। 17 चैप्टर्स के मिल गए, प्लांट किंगडम का 1-2 दिन में अब मिल जाएगा आपको, ठीक है। प्लांट किंगडम के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी मैं बना चुका था, एक की रिकॉर्डिंग बाकी थी, वो आज या कल में हो जाएगी। तो एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर्स, जिसमें एनसीईआरटी की हर लाइन का एक्सप्लेनेशन है, वहां पर भी मैं एक्स्ट्रा जाता ही जाता हूं बच्चों, या मेरी टीम के किसी मेंबर ने लिया तो वो भी एक्स्ट्रा जाते ही जाते हैं। तो वो तो हम आपको वैसे ही, मतलब सिलेबस तो हम वैसे ही करवा रहे हैं आपको। बट क्योंकि मैंने आपको कहा था कि बायोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है, डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी होती है, तो वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बच्चों, जहां से वेटेज भी ज़्यादा है, चीज़ें बाहर से आ भी सकती है और 360 आउट ऑफ 360 लाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो उनमें से एक चैप्टर ये भी है, पूरी यूनिट जो ह्यूमन फिजियोलॉजी की, वो इसी में आती है। प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाली यूनिट है बच्चों, रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है बच्चों। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स। बायोटेक वाली यूनिट बच्चों, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। और आप देखना, आप यदि ये चीजें पढ़कर जब एग्जाम देने जाओगे ना, यू विल फील द डिफरेंस। इनफैक्ट यदि आप किसी और प्लेटफॉर्म के टेस्ट भी दे रहे हो बच्चों, जनरली आप देते हो, देना भी चाहिए, जहां पर एक बहुत बड़ा मास हो स्टूडेंट्स का, वो आपको डेफिनेटली देने चाहिए टेस्ट बच्चों। तो वहां पर भी आपको बायोलॉजी में डिफरेंस फील होगा, यदि जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़कर आप वो टेस्ट दोगे तो बच्चों। तो आपको दोनों चीजें कवर करनी है। एनसीईआरटी के लेक्चर्स तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, प्लस जिन चैप्टर्स के डिटेल लेक्चर्स में करवाता जा रहा हूं वो भी आपको कंप्लीट करने हैं। उनके हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करके उनको अच्छे से याद करना है बच्चों, ठीक। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, नहीं तो आज के लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं बच्चों। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम योर फ्रेंड मेंटर एंड मोटिवेटर डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। याद रखना, आपको बहुत जल्दी लिंक शेयर कर देंगे आज के क्वेश्चन सेशन का। सुपर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के, तैयारी करके आना। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।